हम लोग यहाँ वापस थिएटर में आ गए। लेकिन अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, तो बीच में रोक रहा हूँ कि बिल्कुल रोकते जाना जी, कि जहाँ वो अखबार में काम करने लगे तो अरुण पांडे का जो रंगकर्म है उस पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि बाद में मैं इस पर आपसे बात करूंगा कि मतलब अंत में ये हुआ कि उन्होंने अपने रंगकर्म को प्राथमिकता दी और फिर पत्रकारिता छोड़ी, तो उस दौरान भी उनकी पत्रकारिता और रंगकर्म एक दूसरे से टकराहट होती थी? नहीं, ये जब ये हितवाद और ज्ञानिक प्रभात बंद होने के बाद, उसके बाद तो फिर ऐसा दौर आया था कि अरुण पांडे ने ना चाहते हुए भी उसके ऊपर एक तरह से हम लोगों ने निर्देश की जिम्मेदारी थोप दी। अच्छा, जब अलग नंदन जी जब 1982 का समय था, वो उसी समय जब ये अखबार बंद हो गए थे, उसी समय ये भारत भवन का रेपर्टरी शुरू हुई थी रंगमंडल, और उसमें हमारे विवेचना के 4 साथी थे। अलग जी तो थे ही, आलोक चटर्जी थे, गंगा मिश्रा थे और राजकुमार कामले थे। तो ये लोग चले गए थे, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया उस समय, और उसके अलावा कोई वरिष्ठ लोगों में मैं था और अरुण थे। उस समय जैसे तपन थे, तपन ऋषि जैना नहीं थे, सीताराम सोनी थे। तो हम लोगों ने फिर अलग जी के समय जो नाटक हुए थे, उसके बाद फिर एक वो दूसरा हुआ था, अखाड़े से बाहर नाटक हुआ था, उसमें अरुण की सह निर्देशक की भूमिका थी। तो इससे हम लोग स्वाभाविक रूप से लगता था कि अलग जी अगर निर्देशक के रूप में किसी को उभरते हुए देखना चाहते हैं, जो लोग हैं, उसमें जाहिर है कि उनका झुकाव अरुण की ओर है, जो कि स्वाभाविक था, क्योंकि अरुण उनके बहुत विश्वास पात्र भी थे और उनमें कोई काबिलियत भी थी। डरा हुआ आदमी में जो भी एक तरह से सामग्री जुटाने से लेकर और जो लॉजिस्टिक्स का जो भी जिम्मेदारी होती थी, वो अरुण ही निभाते थे, और वो नाटक बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ही सुंदर नाटक था। वैसी फैंटेसी और वैसा मैजिकल रियलिज्म का नाटक मुझे बहुत दुख होता है कि उस नाटक के बहुत सारे प्रदर्शन नहीं हुए, और आज भी उसको उठाया जाए तो बहुत ही रेलेवेंट नाटक है। खैर, तो इसलिए अरुण का तो ये वो एक तरह से मन बन गया था कि अब तो निर्देशक बनना है, और हम लोगों ने भी सबने जोर दिया। तो फिर ये तय हुआ कि ऐसा कौन सा नाटक हो सकता है जिससे कि हम लोग प्रोसिनियम थिएटर भी कर सकें और स्ट्रीट थिएटर में ही कर सकें और टेरेस थिएटर में ही कर सकें। जाहिर है कि उस समय थर्ड थिएटर की बड़ी धूम थी, बादल सरकार की बहुत धूम थी, और बादल सरकार का ही नाटक था जुलूस, उसको हम लोगों ने चुना। उसमें जुलूस में शुरुआत में अरुण नर्वस थे निर्देशन करते हुए। तो उस समय अलग जी भोपाल में डिप्टी डायरेक्टर हो चुके थे, कारण जी उसमें डायरेक्टर हो चुके थे, पर अलग जी आए, स्पेशली आए अरुण का हौसला बढ़ाने के लिए। अरुण को बहुत प्यार करते थे वो अलग जी, तो हौसला बढ़ाने के लिए 4 दिन तक उन्होंने एक मोटा जुलूस का खाका तैयार किया, और उसमें निर्देशन में अरुण को मदद दी या अरुण ने उनकी मदद की। तो बहरहाल हो गई, वो उसका ढांचा तैयार हो गया। और अरुण की खुशकिस्मती थी कि उस नाटक में अरुण स्वयं भी रोल कर रहे थे, और उसमें सीताराम सोनी थे, मैं था, तपन थे। तो ऐसे लोग थे जो कि विवेचना में डिपेंडेबल आर्टिस्ट माने जाते थे, वो सारे लोग थे। उस नाटक की इतनी धूम हुई कि उस समय नाटक के मतलब जो शौकिया रंगमंच होता है, उसके नाटकों के बहुत ज्यादा शोज नहीं हुआ, लेकिन जुलूस के बहुत शोज हुए। हम लोगों ने फैक्ट्रियों में जाकर शोज किया, फैक्ट्रियों के मेन गेट पे जाकर क्या, बाग बगीचों में जाकर शो किया, टेरेस में जाकर शो किया। उसको इतना फ्लेक्सिबल बना दिया था कि उसको कहीं भी कर लेते थे, और उसको जाके एक बार स्टेज का मुआयना करते थे और अपना मन बना लेते थे कि उसमें अरुण की ऑफकोर्स रहती थी कि यार अपन ये लोकल यहाँ से लेंगे, ये लोकल वहां से लेंगे, तुम यहाँ से आओगे, तुम वहां से आओगे, ये अमिताभ बच्चन वाला रोल जो है अपने वो संगीत का, वो तुम यहाँ से आया करना। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग, अच्छा वो एक कंपेनियनशिप थी, क्योंकि
अरुण को हम लोग उस तरह से डायरेक्टर नहीं मानते थे कि जो एक ट्रेडिशनल डायरेक्टर होता है कि जगह जाके पेरेंट छूटे, दादा आ गए आप बैठिए और हम आपके लिए चाय ले आते हैं, ऐसा कुछ था नहीं। सारे लोग, आप लोग सभी लोग हम उम्र थे, सब लोग हम उम्र थे और सबको फर्स्ट नेम से बुलाते थे। अरुण डायरेक्शन के अलावा उसमें रोल भी कर रहे थे। तो वहां से फिर वो शुरुआत हुई। उसके बाद फिर एक और दौर आया जब हम लोग ये पूरे नाटकों में रम गए थे, और खासतौर पे प्रोसिनियम थिएटर में। तो उसमें एक दौर आया कि हैदराबाद में आईपीटीए का इप्टा का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो उस राष्ट्रीय सम्मेलन में हम लोग यहाँ से जो टीम गई थी उसमें सारे लोग गए थे। कैफी साहब आए हुए थे, कैफी आजमी आए हुए थे, और भी थे उसमें, फारूक शेख थे, शबाना आजमी थी, और बहुत सारी टीमें आई थी। तो इप्टा के फिर से हम लोगों की जो हंगर साहब भी थे, एक ही हंगर, तो फिर इप्टा की याद दहानी हुई, इप्टा के कामों को याद किया गया। और जब कैफी आजमी साहब ने अपने संस्मरण सुनाए और कि किस तरह से शायर लोग कम्यून में रहते थे, किस तरह से लोग जाते थे कि और फिल्मों से पैसा बटोरते थे और थिएटर पे लगाते थे और बंगाल दुर्भिक्ष का देखा कर खींचते थे, आज़ादी की लड़ाई, फिर किस तरह से बलराज साहनी क्या लड़कियों का रोल करते थे, बहुत सारे इतने किस्से सुनाए। तो हम लोग तो बिल्कुल इतने भौचक हो गए सुनते थे, इतने प्रभावित हो गए थे। मैं उसमें 4 लोगों ने शिरकत की थी। मैं था, अरुण था, सीताराम थे और ऋषि जैना था। हाँ, तो और हाँ सॉरी ऋषि जैना नहीं, हिमांशु राय थे। तो हम चारों को हम लोग इतने मुतासिर हुए, इतना अच्छा लगा इतने सारे लोगों को देखकर। अब लोग उस समय तक विवेचना की एक तरह से यूनिफॉर्म सी तय हो गई थी, जो जनगीत वाली यूनिफॉर्म थी। तो हम लोगों ने उस इप्टा के जो राष्ट्रीय सम्मेलन था उसमें उसके स्टेज पे वो अपनी यूनिफॉर्म पहन के वो जनगीत गाया था। तो क्या यूनिफॉर्म क्या थी? वो एक स्लेटी रंग का वो था, टी शर्ट जैसी थी और उसमें लाल रंग से विवेचना लिखा हुआ था और एक मशाल ऐसी बनी हुई है। वो लोगो शायद आज भी होगा विवेचना का, वो था। तो उसको लेके लोगों में बड़ा उत्साह था कि ये कौन सी ग्रुप है विवेचना। हमने कहा विवेचना इप्टा ही है, इप्टा ही विवेचना है। हम लोग तो उस समय मैं ये जानना चाह रहा था कि उस समय जो जबलपुर का ये मतलब वो समय था जो मतलब 80 का मध्य समय था, 90 की तरफ हम 82 तो उस समय जो विवेचना मतलब मैं अधिकतर तो कॉलेज के विद्यार्थी ही उसमें आने लगे थे। उनको एक नई राह मिल रही थी लोगों को। और मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय एक जो युवाओं का जो आक्रोश है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि हम विवेचना के नाटक, जनगीत या स्ट्रीट उस समय के जो नुक्कड़ नाटक थे, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, मशीन, ये भी विवेचना कर रही थी। इसमें भी अरुण पांडे सूत्रधार भी बना करते थे। तो उस समय जबलपुर का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और जो कला दूसरा जगत था एक जो समानांतर, उसकी क्या प्रतिक्रिया रहा करती थी? क्योंकि अरुण पांडे की भी पहचान उस समय उससे बन रही थी, एक नाट्य निर्देशक। और मैं ये मानता हूं कि ये साहित्यकार राजेंद्र दानी ने एक बात बहुत मार्के की बोली थी कि संभवतः जबलपुर में पूरा व्यक्ति अगर कोई सांस्कृतिक कर्मी है वो तो अरुण पांडे है। क्योंकि अरुण पांडे उस समय नाटक से भी जुड़े थे, साहित्यकारों से भी जुड़े थे, पत्रकारिता से भी जुड़े थे, कला चित्रकारों से भी जुड़े थे। तो वो बोल रहे थे कि पूरा कल्चर मैन, कंप्लीट कल्चर मैन थे, पूरा व्यक्ति सांस्कृतिक कर्मी थे। तो उस समय जो जबलपुर का एक जो समानांतर समाज था उसकी क्या दृष्टिकोण था आप लोगों को लेकर? हम लोग जैसे हम लोग बताया कि उस समय इतने तेजी से घटनाक्रम हो रहे थे, जैसे प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन होना, राष्ट्रीय वो इप्टा का गठन होना, हम लोगों का हैदराबाद में उसका इप्टा के सम्मेलन में शिरकत करना, और उसी समय भारत भवन में
नुक्कड़ रंग मेला हुआ था। तो नुक्कड़ रंग मेला में हम लोग गए थे। अब उसमें ऋषि जना गए थे, उसमें हिमांशु राय नहीं गए थे। उसमें मैं था, सीताराम सोनी थे, अरुण पांडे थे, और वहाँ वसंत काशीकर भी आए थे, लेकिन वसंत काशीकर रायगढ़ से आए हुए थे, वो वहां पे रहते। वहां पे सफदर हाशमी के साथ में हम लोगों ने नाटक किया। सफदर हाशमी भी आए हुए थे, वहां गए। नहीं तो वहां विवेचना का उस समय तक जो मशीन और माता दीन 4 उसका भी प्रदर्शन हुआ था क्या? वो मौका आप लोग को नहीं मिला? वो नहीं हुआ, हम लोगों ने, वो बाद में हुआ था जी। वो भी 1982 की बात है। तो नुक्कड़ रंग मेला में जब हम सफदर हाशमी के साथ में, और एक लखनऊ से आए थे सरदार जी, उनका जो आला अफसर में भी थे, उनके याद नहीं आ रहा नाम, उन्होंने बंसी कौल के साथ में आला अफसर किया था। बंसी कौल से भी उन्हीं दिनों मुलाकात हुई। तो वो बंसी कौल से हम दोनों की आलोक की तो वो आलोक तो वहां पे थे ही, अरुण की और हमारी इतनी दोस्ती हो गई थी कि फिर अरुण के घर पे रहे थे बंसी कौल महीनों। और मेरे ख्याल से और वो जो गहरा जुड़ाव उस समय हुआ कि ये शायद 80 के अंत में जबलपुर विश्वविद्यालय में एक नाटकों का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ था। उसके लिए बंसी कौल उसके प्रभारी बनाए गए थे, और उस एक ही बैच उससे पास होकर निकला था, और अरुण पांडे भी उस बैच के विद्यार्थी रहे थे। वो विद्यार्थी तो जबरन बनाए गए थे। अच्छा। तो चूंकि उसको बंसी कौल को किसी एक को ऐसा साथ में रखना था जो उनको मदद कर सके, तो जो साथ में उनको मदद कर सके, इसलिए जब वो अरुण को उस तरह की विद्या उस समय थिएटर की जिस स्तर पे विद्यार्जन वहां पे था उससे अरुण काफी आगे निकल चुके थे। तो अच्छा, उनको इसलिए उन्होंने आलोपी वर्मा भी आए थे। आलोपी वर्मा भी आए थे। ये 82-83 के समय का जो बता रहा हूँ, जैसा कि आपने सवाल किया कि बाकी जो सांस्कृतिक ग्रुप है उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, उस समय तक हम लोग का एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन काफी सघन हो गया था। तो मैं तो एक तरह से, हम लोग डी क्लास होने की प्रक्रिया में थे, पूरी तरह से नहीं हुए थे, लेकिन जो सर्वहारा वर्ग के प्रति एम्पैथी है, समझ है, वो हम लोगों की काफी सुदृढ़ हो गई थी। हमारे भी अरुण की, मैं और सारे लोगों की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अरुण के साथ में मैं मतलब वो उनके अंदर विकसित हो चुका था। हाँ, विकसित हो चुका था। अरुण के साथ में मेरा चूंकि लगभग 18 घंटे 24 घंटे में से, ये अतिशयोक्ति नहीं है जी, 18 घंटे में रहते थे, क्योंकि हम लोग रात को करीब वो जो पटेल बिल्डिंग के सामने की पुलिया है, वहां पे रात को 1 बजे तक बैठते थे। अब सोच लीजिए 1 बजे तक बैठते हैं और 8 बजे फिर शुरू हो जाते हैं साथ में, तो कितना होगा ये अतिशयोक्ति। लोगों को ये शायद अविश्वास नहीं लगे कि ये 2 दोस्त इतने देर तक कैसे साथ रहते हैं, लेकिन था। तो इसलिए फिर जो बाकी की संस्थाएं हैं, मेरे ख्याल से नाम लेना ठीक नहीं होगा संस्थाओं का, तो वो थोड़ा हम लोगों को अलग हट के देखने लगी थी जी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनको कोई हम लोग में अरुचि थी या हम लोग को अस्पृश्य मानते थे। व्यक्तिशः हम लोग आपस में सब लोग बहुत मिलते थे। कुमार किशोर से हम लोगों का बहुत अच्छा था। ये नवीन चौबे थे, प्रकाश कुलकर्णी थे, एक गजेंद्र थे, महेश गुरु थे। सबसे अरुण का तो बहुत सबसे, मेरा स्वभाव इतना बहिर्मुखी नहीं था, इसलिए मेरी उस सब लोगों से उतनी दोस्ती नहीं थी और जान पहचान नहीं थी। लेकिन अरुण का तो, अरुण इतने एक्सट्रोवर्ट है कि वो तो अरुण से की तो अच्छा, एक चीज और है कि जो मैं दूसरी तरफ बात ले जा रहा हूँ कि आपने बोला कि पटेल बिल्डिंग के सामने का चबूतरा हुआ करता था। उस समय एक सब लोग जानते हैं, हम लोग ने भी देखा और सुना है कि मालवीय चौक भी आप लोगों के बहुत मतलब स्वभाव में जुड़ गया था, आप लोग की दैनिक आदतों में शामिल था मालवीय चौक। तो उसका भी थोड़ा बताइए। मालवीय चौक पे एक पाठक जी की होटल थी जी, और जो उसके बगल में वो जो स्टूडियो है, पता नहीं स्टूडियो तो शायद है अभी, नहीं होगा, नहीं, उपाध्याय जी का स्टूडियो था। ये साधना उपाध्याय जी के उपाध्याय उनका स्टूडियो था, पाठक जी की होटल रसवंती। हाँ, रसवंती। तो वो होटल तो ज्यादा चलती नहीं थी, और वो नहीं चलने की एक वजह हम लोग भी थे। हम लोग की इतनी हुड़दंग मची रहती थी कि वो कोई भी शरीफ आदमी आके वहां पे खाना क्या खाएगा जी। तो और फिर उसका जीएस कॉलेज के तिलक राज यादव, प्रदीप बख्शी, ओमियो भट्टाचार्य, ये जो सर लोग वो भी बैठते थे। तो हम लोग ये
वो लोग जानबूझ के हम लोगों को उकसाते थे जी। वो कम्युनिस्टों को गाली बकते थे और हम लोग सोशलिस्टों पे, खासतौर पे हम लोग शरद यादव को निशाना, ये तमाम लोग शरद यादव के शरद यादव के अनुयायी थे, ये समाजवादी थे, समाजवादी थे जी। लेकिन बड़ी मतलब ये एक मित्रतापूर्ण थी वो, जो क्या कहते हैं, नूरा कुश्ती। नूरा कुश्ती हम लोग जानबूझ के उनको प्रोवोक करते थे, वो लोग हमको जानबूझ के। लेकिन ज्ञान जी के प्रति दोनों, उनका भी सम्मान उतना ही था जितना हमारा था, तो वो जानबूझ के भड़काते थे, तो वो ऐसे बहस मुबाहिसे रात भर चलते रहते थे। और वीरेन चौबे भी थे जो आजकल कांग्रेस, तो और अरुण उसमें ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। अरुण के तो वो है ही, वो मैं तो शांत रहता था, चिल्ला के तो ये है वो है। तो वहाँ जो वो चौकी है, जो श्याम टागी है, वहाँ चौकी में पुलिस वाले बैठे होते थे। कई बार वो इंस्पेक्टर आ जाता था, क्या हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो नहीं झगड़ा नहीं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मालवीय चौक को लेकर बहुत सारी किस्से कहानी है, लेकिन लोगों का मानना है कि जो मतलब विचारधारा या जो दिमाग के लिए जो खुराक है, वो मालवीय चौक से लोगों को मिलती थी, है ना। तो मतलब ये आप मानते हैं कि अरुण पांडे आप लोगों को वहां पर वो खुराक और जो एक वैचारिक वो नहीं, अरुण पांडे वैचारिक खुराक देने के लिए नहीं जाने जाते थे, ना उसमें वो निपुण थे जी। तो वो वैचारिक खुराक के लिए तो कुछ लोग मेरे ऊपर निर्भर करते थे जी। और ये अरुण भी एक तरह से टालने के अंदाज में मेरी ओर ढकेल दिया करते थे लोगों को। अच्छा, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि अब मैं मालवीय चौक पे जाके मार्क्सवाद के बारे में बात करूं और ये सब बताऊंगी सब, लेकिन वो अरुण की आदत थी वो नहीं। लेकिन मुझे याद है कि अरुण पांडे भगत सिंह पर भी कार्यक्रम मालवीय चौक पर बाद में करने लगे थे, शायद आपके भोपाल जाने नहीं, वो बाद में किया, बाद में उसको उस समय तक तो अरुण का वो नहीं था। वो ये अरुण की कुछ चीजें ऐसी थी कि वो कुछ मामलों में असहिष्णु भी थे जी। जैसे कि वो एक नर्मदा क्रांति सेना कोई ग्रुप था यहाँ पर बना था, उन्होंने कोई नाटक किया यहाँ पर। नाटक क्या किया, कुछ ऐसी किया, और मैं अरुण थे और 2-4 और लोग थे, तो वो लोग बेचारे नाटक कर रहे थे। अब जैसा भी अच्छा बुरा नाटक कर रहे, ये गए और वहां पे जाके उसको डायरेक्टर की कॉलर पकड़ ली, तुम लोग साले ऐसा करते हो तो उसके कारण हम लोग का नाटक बदनाम होता है, भागो यहाँ से, सब करते। तो वो इस तरह का अराजकता भी अरुण में थी, और ये मतलब उसके अंदर वो एक उग्रता भी, भयानक उग्रता थी, भारी उग्रता थी। वो जो एक बार सुरेश बाथरे थे, यहाँ पर रेलवे में काम करते थे, ये वाला किस्सा मैंने बहुत सुना। वो बॉक्स थिएटर करते थे, वो अपने टिपिकल बॉक्स थिएटर करते थे, मतलब इनॉक्यूअस थे, कोई मतलब कोई नुकसानदेह नाटक नहीं करते थे, लेकिन वो उस समय का जो 60s का बॉक्स थिएटर था वो करते थे। और उनमें एक लड़की होती थी, लड़का होता था, और प्रेम होता था, और पारिवारिक मूल्य वगैरह वगैरह जैसा कि होता है। एक अरुण पहुंच गए और उसको फिर वो डायरेक्टर को उसके कॉलर पकड़ी सुरेश बाथरे की, वो मारने को उद्यत हो गए। उनको अच्छे से अरुण समझाया, मैंने कहा यार ये क्या तरीका तुम्हारा, वो हर एक को नाटक करने। अब बोले यार इन लोगों के कारण से अपना नाटक बदनाम होता है। उस समय अरुण बहुत ही अराजक, बहुत ही उद्दंड दौर में थे जी। बाद में तो उसने फिर थोड़ी सी प्रौढ़ता आई और ये सब चीजें छोड़ दी, क्योंकि अच्छा क्या है कि अरुण को इस बात का संबल भी था कि उसके साथ में युवाओं की फौज भी है, तो अगर कभी फौजदारी की नौबत आ भी गई तो अरुण को बचाने वाले और अरुण के जो भी परसीव्ड दुश्मन है उनके ऊपर हमला करने वाले भी बहुत सारे। अच्छा, अब मैं थोड़ा और बात करते हैं आगे की, कि 88 में आप भोपाल चले गए और अरुण पांडे जबलपुर में रह गए। मतलब जो दो प्रगाढ़ दोस्त थे, एक तरह से दूरियां बढ़ गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 88 और 90 का वो दौर था कि उस समय अरुण पांडे जबलपुर में नवीन दुनिया में आ गए थे, और मतलब वो ऐसा उनका मुकाम था जहां वो एक लंबे समय तक रहे, और वहां भी उन्होंने तमाम पेजों में और परसाई जी की वो कॉलम लाने में और उसको विशेष रूप से पढ़ने में, प्रूफ पढ़ने में, छुपाने में वो की, और उसी के साथ समानांतर उनका जो विवेचना का परिवार है इसका विस्तार होता गया। तो वो जो एक आप लोग
मतलब भोपाल आप भी अपने करियर के लिए आ गए। अच्छा, आप देशबंधु में थे, पर बाद में ज्ञानोक के बाद आए और फिर आप उसके बाद भोपाल आ गए। तो फिर जब आपका जो जबलपुर आना है वो फिर गाहे बगाहे होने लगा, साल में 1 या 2 बार। तो आप लोग की बीच में संपर्क कैसे बना रहा? उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे, सिर्फ चिट्ठियां लिखी जाती थी या एसटीडी लगाए जाते थे, तो कोई बातचीत होती रहती थी ऐसी? बातचीत होती थी, हम लोगों की लगातार बातचीत होती रहती थी। अरुण इस मामले में भाग्यशाली रहा कि उसको नई दुनिया में, जो नवीन दुनिया था, नवीन दुनिया में कटारे मान साहब जैसे उनके वरिष्ठ सहयोगी का उनको एक तरह से संरक्षण देने वाले बहुत मिला। तो अरुण और अजीत वर्मा भी बाद में, जो अजीत वर्मा के जो भी आइडियोलॉजी रही हो, लेकिन अरुण के प्रति बड़े उदार रहे वो भी। अजीत वर्मा भी, बंडू शेखर और भी। अरुण क्या करता था, अरुण जैसे कि अरुण की आदत है साहित्य लिखने के मामले, अपना 3-4 घंटे का काम वो 2 घंटे में फटाफट निपटा के, और चूंकि जीएस कॉलेज पास में ही था और नवीन दुनिया का दफ्तर पास में था, तो जल्दी से करके वो आ जाता था। तो चूंकि वो अपना काम पूरा कर देता था, एक उनके भाईजान थे, वो क्या नादिर खां, वो भी थे वो साथ। तो अरुण को इस मामले में बड़ा भाग्यशाली रहा कि उसको थिएटर को आगे बढ़ाने में, पत्रकारिता में उसको ऐसे लोग मिले जो कि उसके लिए मददगार साबित, न केवल थिएटर की कदर करते थे, अरुण की एज ए इंडिविजुअल कदर करते थे, उसकी पत्रकार के रूप में भी कदर करती थी। तो ये एक ऐसा संयोग जुड़ा कि जिसने कि अरुण को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की, और अरुण ने भी इस बात को न केवल एक्नॉलेज किया, बल्कि जिन लोगों ने उसकी मदद की, चाहे वो अजीत वर्मा हो, चाहे कटारी जी तो कहते ही, और भाईजान है और बाकी सारे लोग हैं, उन सबके भी जो भी कभी किसी को जरूरत पे हो तो उसके आड़े वक्त पे अरुण ने बकायदा मदद की और आए। ये सारी बातें हम लोग करते रहते।